जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपको अपने पारिवारिक क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम अध्याय 1 के यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के करने जा रहे हैं विस्तृत प्रश्नों को हल। ठीक है, तो आते हैं और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाते हैं। ये रहा पहले आपके सामने धीर उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है कि उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया। तो ये क्वेश्चन आपको आएगा, अब इसको अपन को लिखना है। तो लिखना कैसे कि 19वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रवाद की भावना उदारवाद से प्रभावित थी। उदारवाद से तात्पर्य था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवाद का अर्थ क्या है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष सभी की समानता। मतलब कहने का मतलब है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और कानून के समक्ष सभी समानता होनी चाहिए। 1848 में जब यूरोपीय देशों में बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी का वातावरण था, किसान एवं मजदूर वर्ग विद्रोह कर रहे थे, तब मध्यम वर्ग उदारवाद की भावना को बढ़ावा दे रहे थे। इस क्रांति को लाने में मध्यम वर्ग का बहुत योगदान था तथा जिसके कारण कई देशों में व्यापक परिवर्तन हुए। अब जैसे कि परिवर्तन हुए तो परिवर्तन कौन कौन से हुए। तो पहला परिवर्तन हुआ राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन। राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन कैसे हुआ कि राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र की स्थापना की गई। सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर निर्मित जनप्रतिनिधि सभाओं के निर्माण के प्रयास प्रारंभ हुए। कहने का मतलब राजतंत्र, गणतंत्र मतलब क्या है। गणतंत्र होगा मतलब लोगों का तंत्र रहेगा। ठीक है, मत सभी को क्या मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रो और हंगेरियन, पोलैंड साम्राज्यों में उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग के साथ जोड़ दिया। ऐसे राष्ट्र के निर्माण की मांग पर जोर दिया जो संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने जैसे संसदीय सिद्धांतों से संबंधित हो। महिलाओं को राजनीतिक मताधिकार उपलब्ध कराने की मांग की जाने लगी। निरंकुश शासन तथा पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों का विरोध किया गया। फिर आया सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन। तो उच्च वर्गों की अपेक्षा मध्य वर्ग के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिया जाने लगा तथा उनकी सभी क्षेत्रों में भागीदारी को महत्व व सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। फिर आया आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। तो आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन क्या हुआ कि मजदूर तथा कारीगरों ने भी अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन व आंदोलन का मार्ग अपनाया। दास प्रथा को बंधुआ मजदूरी का अंत किया गया। बाजारों की मुक्ति तथा पूंजी के स्वतंत्र आदान प्रदान की मांग की गई ताकि व्यापारिक उन्नति के मार्ग खुले। अब दूसरा क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दे। तो देखो इम्पोर्टेंट लिखा, तो इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है कि राष्ट्रवाद के विकास में नवीन परिस्थितियों जैसे कि युद्ध, क्षेत्रीय विस्तार, शिक्षा आदि का जितना योगदान रहा उतना ही योगदान संस्कृति का भी रहा। इसके कई उदाहरण हमें इतिहास में मिलते हैं। इसमें कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कि पहला आपके सामने है फ्रेडरिक सारियू का यूटोपिया। 1848 में फ्रांस के फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिसके द्वारा विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक तथा सामाजिक गणराज्यों के स्वैपन को साकार रूप देने का प्रयास किया गया। उसने कल्पना पर आधारित समाज यूटोपिया को दर्शाया। इन चित्रों में सभी महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए दिखाया गया, जिनके एक हाथ में मशाल व दूसरे हाथ में मानव के अधिकार की घोषणा पत्र हैं। दूसरा नंबर क्या है, कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज का स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। तो जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज ने स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण करते हुए एक चित्र बनाया जिसमें फ्रेंच सेनाओं को जिवेक्रिन राज्य पर कब्जा करते हुए दिखाया गया है। इसमें फ्रांसीसी सैनिकों को नीली, सफ़ेद व लाल पोशाकों में दिखाया जो वहाँ के नागरिकों का कुछ शोषण कर रहे हैं, जैसे किसी किसान की गाड़ी छीन रहे हैं, कुछ महिलाओं को तंग कर रहे थे, किसी को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर रहे थे। अतः शोषितों की स्वतंत्रता का वृक्ष लगाते हुए
दर्शाया गया है उस पर जर्मन भाषा में लिखा था, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। फिर तीसरे नंबर का यूजेन दोलाक्रो की द मस्केर एंड कियोसी 1824। तो फ्रांस के रूमानीवादी चित्रकार दे लाक्रोआ ने एक चित्र बनाया था जिसमें उस घटना को चित्रित किया गया जब तुर्की ने 20,000 यूनानियों को मार डाला था। इसमें महिला व बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाया गया तथा चटकीले रंगों का उपयोग किया गया ताकि देखने वालों की भावना जागृत हों और उनके मन में यूनानियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किन्हीं दो देशों में ध्यान केंद्रित करते हुए बताया कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुई। तो 19वीं सदी में लगभग पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता का विकास हुआ, जिस कारण राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इसमें बेल्जियम व पोलैंड भी शामिल थे। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद वियना संधि द्वारा बेल्जियम और पोलैंड को मनमाने तरीके से अन्य देशों के साथ जोड़ दिया गया था। अब बेल्जियम की बात करते हैं तो वियना संधि द्वारा बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया, परंतु दोनों देशों में ईसाई धर्म के कट्टर विरोधी रहते थे। जहां बेल्जियम में कैथोलिक थे वहीं हॉलैंड में प्रोटेस्टेंट। हॉलैंड के शासक ने सभी स्कूलों में प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा देने का आदेश प्रस्तुत किया। इसका बेल्जियम वासियों ने विरोध किया। इसमें इंग्लैंड ने भी उनका समर्थन किया, जिस कारण हॉलैंड द्वारा बेल्जियम को 1830 में स्वतंत्र करना पड़ा। बाद में यहाँ पर इंग्लैंड जैसी संवैधानिक व्यवस्था स्थापित हुई। फिर बात करते हैं पोलैंड की। तो पोलैंड क्या था, वियना संधि द्वारा पोलैंड को 2 भागों में विभाजित किया गया और इसका बड़ा भाग रूस को इनाम के तौर पर दे दिया गया। लेकिन जब वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ तो 1848 में पोलैंड की वार्सा में क्रांति आरंभ हुई। इसे रूसी सेनाओं ने कठोरता से दबा दिया, परंतु राष्ट्रवादियों ने हार नहीं मानी और विद्रोह को जारी रखा तथा सफलता प्राप्त की। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। तो 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्योंकि बाल्कन प्रदेशों में भौगोलिक व जातीय भिन्नता थी। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, जो कि अपने पतन के कगार पर था। तीसरा पॉइंट क्या है कि तुर्की और ईसाई प्रजातियों के बीच मतभेदों के कारण यहाँ पर हालात भयंकर हो गए। बाल्कन राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा और हथियारों की होड़ लग गई। इसने स्थिति को और गंभीर बना दिया। जब स्लोव राष्ट्रीय समूह में स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो तनाव की स्थिति और बढ़ गई। यूरोपीय देश रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी भी इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे ताकि बाल्कन के क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ा सके। अब आपके साथ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्या गया, ऑटो वन बिस्मार्क की जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है और जर्मनी के एकीकरण में उसकी भूमिका का वर्णन करें, अथवा जर्मनी के एकीकरण के बारे में संक्षिप्त लिख लीजिए। तो ये आपको लॉन्ग दिया है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण के बारे में कुछ बताएं। तो ऑटो वन बिस्मार्क रक्त और लोहे की नीति का दृढ़ता से पालन करने वाला एक दृढ़ प्रतिज्ञा व्यक्ति था। यह प्रशा के राजा विल्हेम प्रथम का प्रधानमंत्री था। विभिन्न राज्यों को मिलाकर उसने जर्मनी को एकीकृत किया। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया, राष्ट्रवादी भावनाओं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में व्यापक थीं। इन्हीं भावनाओं के योग का लाभ बिस्मार्क ने उठाया। 18वीं शताब्दी में जर्मन अनेक राज्यों में बटा था। उन राज्यों में प्रमुख राज्य प्रेशिया, बावेरिया, सैक्सनी, जिससे कारण से विभिन्न सीमा शुल्कों से परेशान व्यापारियों ने केसर विल्हेम प्रथम के सम्मुख इस समस्या के समाधान की प्रार्थना की ताकि आर्थिक विकास की गति में आवश्यक वृद्धि हो सके। राष्ट्रीय चेतना के जागरण के कारण जर्मनी के विभिन्न राज्यों के लोगों ने जर्मनी के एकीकरण की मांग रखी। 1815 ईस्वी में जर्मनी के राज्यों को ऑस्ट्रिया के साथ मिलाकर एक जर्मन महासंघ की स्थापना की और फ्रैंकफर्ट में एक राष्ट्रीय पार्लियामेंट बुलाकर उसे संविधान बनाने का कार्य दे दिया गया। लेकिन ऑस्ट्रिया ने धमकाया तथा विशेष विरोध किया, जिससे सफलता न मिल सके। इस असफलता के बाद जर्मनी के एकीकरण का कार्य लोकतांत्रिक रूप से न करके बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति एवं कूटनीति का सहारा लिया
ओटो वन बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति के साथ साथ कूटनीति के सहारे डेनमार्क से युद्ध किया, जिसमें प्रसा की जीत हुई और स्लेस्विग का क्षेत्र प्राप्त हुआ। स्लेस्विग 1866 ईस्वी में प्रसा जर्मनी का ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ, जिसमें प्रसा पुनः विजय हुआ। इस विजय के साथ प्रसा के साथ आ मिले जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव हमेशा के लिए समाप्त हो गया, जिससे जर्मनी के एकीकरण का कार्य भी आसान हो गया। फिर यह 1870 आता है। फिर 1870 ईस्वी में फ्रांस और जर्मनी का एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें लॉरेन एवं अल्सेस के महत्वपूर्ण क्षेत्र या प्रदेश छीन लिए गए। इन विजयों से प्रभावित होकर शेष बचे हुए जर्मन प्रदेश भी महासंघ में शामिल हो गए और प्रसा से शासक केसर विलियम फर्स्ट को 1871 ईस्वी में पूरे संयुक्त जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। इस प्रकार ऑटो वन बिस्मार्क के प्रयत्नों से 1831 ईस्वी को जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ। तो यही लॉन्ग क्वेश्चन का इस चैप्टर पूरी तरह से मेरी तरफ से कंप्लीट है। हम इसमें आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ इसके लॉन्ग क्वेश्चनों को लेकर। जय हिंद, जय भारत।